श्रीशा आगे बढ़ ही रही थी, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, श्री। श्रीशा ने पीछे मुड़कर देखा तो लगी हैंडसम सा लड़का उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख श्रीशा के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए श्रीशा के पास आया और उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? श्रीशा ने देख चलते हुए कहा, वो घर पे थोड़ा काम था, इसलिए लेट हो गई। पल्लवी आ गई क्या? उस लड़के ने कहा, मैं भी अभी ही आया हूँ। मुझे तो नहीं दिखी, शायद आज वो भी लेट है। तभी पल्लवी ने बाहर निकलते हुए कहा, आई एम स्टिल फास्टर देन यू। अब आओ भी, तुम लोग कितना लेट करोगे, पहले से ही इतने ऑर्डर पड़े हैं। श्रीशा ने जल्दी पल्लवी के पास जाते हुए कहा, हाँ यार, काफी काम पड़ा, पहले थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मोनू, तुम भी हमारी मदद करो। वो लड़का जिसका नाम मोनू था, उसने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा, सफाई तुम करो लड़कियों, मुझे मेरे सारे ऑर्डर्स आज में डिलीवर करने हैं। पल्लवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें चाहिए भी, तेरी मदद खुद कर लेंगे, आया बड़ा। मोनू ने काम करते हुए कहा, ज्यादा मुंह बना, जाकर काम कर, देख कैसे श्री अपना काम कर रही है, कुछ सीख उससे, बोल। वो श्रीशा को देखने लगा। पल्लवी, मनन उर्फ मोनू और श्रीशा तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं। मोनू श्रीशा से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी ये बात श्रीशा को नहीं बताई। उसे डर था कहीं प्यार के चक्कर में उसकी दोस्ती का खत्म हो जाए। उसे मालूम नहीं था श्रीशा की शादी हुई है, और श्रीशा भी घर ऐसे तैयार होकर आती जिसे वो शादीशुदा न लड़े। वो अपने बालों के बीच अपने सिंदूर को छुपा लेती, और मंगलसूत्र किसी चैन की तरह था, जो दिखने में बिल्कुल मंगलसूत्र जैसा नहीं था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता था। ऐसे ही तीनों बातें करते करते अपना काम करने लगे। सिंक ऑपरेशन। देव बैठा बहुत ध्यान से एक फाइल पढ़ रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन काफी कोल्ड और शांत थे। उसके सामने उसका असिस्टेंट शिव अपना सिर झुकाए खड़ा था। देव ने उसे देखते हुए कहा, सारे फ्रेशर्स की एक टीम बनाओ, वो ये प्रोजेक्ट लीड करेंगे, और 2 घंटे के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। गॉट इट? पहले तो देव की बात सुन शिव डर गया। आखिर फ्रेशर्स ये काम कैसे करेंगे, वो भी 2 घंटे के अंदर? वो अपनी ही सोच में घूम था। तभी उसके कानों में देव की आवाज पड़ी, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, देव ने बड़ी सख्ती से कहा। देव की आवाज सुन शिव ने जल्दी ओके बॉस कहा और केबिन से बाहर निकल गया। देव ने फाइल साइड में रखी और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। तभी उसके रूम में आहान आया। आहान जाकर उसकी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आहान को देख देव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वही आहान देव को बड़े ध्यान से घूर रहा था, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आहान ने उसे देखते हुए कहा, तुझसे एक बात पूछूं? देव ने लैपटॉप में घुसे हुए कहा, बोल। कल तेरे और श्री के बीच कुछ हुआ था? देव ने गहरी आंखों से पूछा। आहान का सवाल सुन देव के हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे, वो रुक गए। उसने अपनी नजरें उठाकर आहान को देखा जो उसे देख रहा था। देव ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। आहान ने शक करते हुए कहा, आज वो कुछ ज्यादा ही भड़की हुई थी। मुझे लगा शायद नशे में तूने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी। आहान की बात सुन देव ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, मैं तुझे ऐसी वैसी हरकत करने वाला नजर आता हूँ? देव की बात का आहान कुछ जवाब देता उसे पहले टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। दोनों ने देखा तो शनाया का कॉल था। देव ने आहान को एक नजर देखा जो कभी उसे तो कभी फोन को देख रहा था। देव ने कॉल पिक किया और जाकर अपनी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो गया। सामने से शनाया की बहुत सॉफ्ट आवाज आई, हेलो बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देव ने सिगरेट अपने मुंह में रखते हुए कहा, नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शनाया ने बड़े प्यार कहा, अभी कॉलेज में 3 दिन का हॉलिडे है, मैं सोच रही हूँ इंडिया आ जाऊं, और वैसे भी कितना टाइम हो गया हम मिले भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रियली मिस यू। शनाया की बात सुन देव थोड़ा परेशान हो गया। अगर शनाया इंडिया आई तो किसी न किसी तरह से उसे श्रीशा के बारे में पता चल जाता। उसने झूठ बोलते हुए कहा, शनाया, आई एम आउट ऑफ इंडिया, श्रीलंका वाली 1,11,111 कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, उसे ही फिगर आउट करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम इंडिया नहीं आओ तो बेहतर रहेगा। देव की बात सुन शनाया ने दुखी होते हुए कहा, क्या? बट मुझे तुमसे मिलना था। तुम मेरे लिए एक दिन अपना काम नहीं छोड़ सकते प्लीज? देव ने अपने हाथ अपना सर दबाते हुए कहा, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली कम टू लंदन टू मीट यू, ओके?
देव की सुन शनाया ने खुश होते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, देव ने कहा। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। आई लव सो मच बेबी, बाय कहकर शनाया ने कॉल कट कर दिया। देव ने कॉल कट किया और खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश भरने लगा। तभी पीछे से आहान की आवाज आई, तूने शनाया से झूठ क्यों बोला? देव, तू जानता है मैंने झूठ क्यों बोला, फिर क्यों पूछ रहा है? देव की बात सुन आहान ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सामने देखते हुए कहा, आयशो, 3 महीने बाद तू और श्रीशा अलग हो जाओगे। देव ने धुआं छोड़ते हुए कहा, देवकरण सिंह अपने फैसले कभी नहीं बदलता और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कहकर वो अपनी डेस्क पर आकर काम करने लगा। आहान ने उसे देख एक गहरी सांस ली और केबिन से बाहर निकल गया। आहान के जाते ही देव अपनी सीट से सर टिकाया और गहरी सोच में डूब गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी उसे कहाँ लेकर जा रही है। एक तरफ वो शनाया से प्यार करता था और दूसरी तरफ श्रीशा ने उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। हमेशा की तरह श्रीशा शाम 5 बजे सिंह रेजिडेंट पहुंची। उसने देखा वीरेंद्र जी गार्डन में बैठे रेडियो पर गाने सुन रहे थे। श्रीशा ने उनको एक नजर देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी रूम से निकल किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में जाकर उसने 2 कप चाय बनाए और गार्डन की तरफ चली गई और साथ में रेडियो पर चल रहा गाना भी गुनगुना रही थी। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। गाना गाते गाते वो गार्डन में गई और टेबल पर चाय के दोनों कप रख दिए। श्रीशा को देख वीरेंद्र जी के होंठों पर स्माइल आ गई। उन्होंने ने चाय का कप उठाते हुए कहा, आप कब आए? जब आप दादी के ख्यालों में गुम थे, श्रीशा ने हंसते हुए कहा। श्रीशा की बात सुन वीरेंद्र जी मुस्कुराने लगे और चाय पीते हुए बोले, हाँ बेटा, अब तो बस उनसे ख्यालों में भी मुलाकात होती है। ये कहते हुए वो थोड़े दुखी लग रहे थे। श्रीशा ने उन्हें देखा पास बैठते हुए बोली, आप दादी से प्यार करते थे ना? श्रीशा ने उन्हें देखा पास बैठते हुए बोली, आप दादी से प्यार करते थे ना? क्या आप देव से प्यार नहीं करती? श्रीशा का सवाल सुन वीरेंद्र जी ने उसे देखते हुए कहा। वीरेंद्र जी की बात सुन श्रीशा एकदम चुप हो गई और उनसे नजरें फेर ली। वीरेंद्र जी ने चाय का कप नीचे रखा और श्रीशा को देखते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारी और देव की शादी का सच जानता हूँ। उनकी बात सुन श्रीशा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वीरेंद्र जी ने आगे कहा, मैं जानता हूँ उसने अपने मतलब के लिए तुमसे ये रिश्ता जोड़ा है और सिर्फ कुछ महीनों का है, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। श्रीशा एकटक उन्हें देखते हुए उनकी बात सुन रही थी। उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, जब आप सब जानते हैं तो मुझे कैसे इस रिश्ते को निभाने का बोल सकते हैं? वीरेंद्र ने अपन सर नीचे कर लिया और फिर उसके हाथ थामते हुए बोला, बेटा मैं उम्मीद सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ। देव मेरी कोई भी बात सुनने की तैयार नहीं है। लेकिन दादू, मेरे कोशिश करने से क्या होगा? ताली एक हाथ से बजती। श्रीशा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। वीरेंद्र जी ने उसे और उम्मीद से कहा, बेटा तुम कोशिश करके तो देखो, मुझे पूरा यकीन है तुम देव को पाने प्यार से बदल दोगी। तुम में वो प्यार, वो अपनापन है जो हर किसी को तुम्हारा होने पर मजबूर करता है। श्रीशा ने बड़े ध्यान से उनके चेहरे को देखा जिसमें बेशुमार उम्मीद नजर आ रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, दादू मैं उन्हें बदल देती अगर वो किसी और से प्यार ना करना होते तो। मैं उन्हें बदल देती अगर वो खुद बदलना चाहते तो। मैं उन्हें जरूर बदल देती अगर मैं उन्हें बदलना चाहती तो। लेकिन दादू ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है इस रिश्ते का टूटना लाजमी है। इसलिए मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहती। जब तक यहाँ हूँ वो प्यार समेट लेने दीजिए जिसे मैं सारी जिंदगी महरूम थी। कल मुझे यहाँ से जाना है, ये सोच के मैं अपना आज नहीं खराब करना चाहती। जो जैसे है उसे वैसा ही रहने दीजिए, यही सबके लिए बेहतर है। वीरेंद्र जी एकटक श्रीशा को देख रहे थे। शायद वो उसका दर्द महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भी अब उसे ज्यादा फ्रोज करना ठीक नहीं समझा और मुस्कुराकर उसे अपने गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमें बहुत है नाज है आप पर, बहुत बहादुर है हमारी बहू। जिंदगी बना देती है दादू, श्रीशा ने उनके गले लगे हुए अपने मन में कहा। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद श्रीशा उनसे अलग हुई और बोली, क्या यार दादू, आप क्यों इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं? रेडियो पर कोई तड़कता फकता गाना लगाए, जब तक मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। ये बोल श्रीशा वहां से चली गई। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा और बोले, यही तो खासियत है इस बच्ची की, पल में रोते हुए को हंसा देती है।
सब डाइनिंग टेबल पर बैठे आराम से अपन डिनर कर रहे थे। वही संजू, राहुल और श्रीशा अलग ही एक दूसरे में खोए थे। तभी वीरेंद्र जी की कड़क आवाज आई, खाने के वक्त कोई बात करेगा, चुपचाप डिनर करो अपना। वीरेंद्र जी की इतनी सख्त आवाज सुन तीनों सीधे होकर अपनी टेबल पर बैठ गए। श्रीशा ने एक नजर राहुल को देखा और उसे कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझ राहुल ने अपनी आई विंक कर दी। दोनों ने अपने बीच में बैठे संजू को देखा और उसके पेट में दोनों ने एक साथ पिंच किया। संजू की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने अपने हाथ पकड़े स्पून को मुंह में दबा लिया और रोनी सी शक्ल बनाकर दोनों देखने लगा। दोनों अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। संजू ने धीरे से उसके दोनों से कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, और अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद सबने अपना डिनर किया और रूम में चले गए। श्रीशा जैसे रूम में आई उसके कानों में देव की आवाज पड़ी, तुम्हारी शरारतें कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। उसकी बात सुन श्रीशा ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। उसने मुड़कर देव को देखा जिसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था। वो श्रीशा को ही घूर रहा था। श्रीशा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, ही, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अच्छा, गलती से माकर के पैर आ जाते हैं वो अपने आप चलने लगता है, देव ने फोटो फ्रेम श्रीशा के सामने करते हुए कहा। श्रीशा ने उस फोटो फ्रेम को देखा जिसमें उसने सुबह करस्तनी थी। श्रीशा ने अपने सोफे की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है ना, अब इस उम्र में शरारत नहीं करूंगी तो क्या तुम्हारी तरह बुढ़ापे में करूं। श्रीशा की बात सुन देव की बोएं तन गई। उसने श्रीशा का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए कहा, अब गलती की है तो पनिशमेंट के लिए भी रेडी हो जाओ। पनिशमेंट सुनते ही श्रीशा थोड़ा डर उसने देव को खुद से दूर करते करते हुए कहा, सॉरी बच्चा समझकर माफ कर दो। श्रीशा की इतनी मासूमियत देखकर देव के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने वो जल्दी से छुपा ली। देव श्रीशा के दोनों हाथों को पकड़ दीवार से सटाते हुए बोला, देव करण सिंह कभी माफ नहीं करता, सिर्फ सजा देता है। बोल उसने श्रीशा के दोनों हाथों अपने एक हाथ में पकड़ उसके सर के ऊपर कर दिया। उसके करीब आ गया। श्रीशा अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। देव की नजर श्रीशा के गुलाबी चेहरे जैसे होंठों पर पड़ी, जिसे देख वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। देव को अपनी तरफ आते देख श्रीशा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। देव उसके होंठों के बिल्कुल करीब जाकर रुक और श्रीशा को देखने लगा, जिसके माथे पर डर की वजह से पसीना आ गया। उसने एक मुस्कान के साथ अपनी पॉकेट से एक मार्कर निकाला और श्रीशा के मुंह पर चलाने लगा। श्रीशा को जब अपने मुंह पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोली। देव को देखने लगी जो उसके मुंह पर मार्कर चला रहा था। श्रीशा ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुमने मेरी फोटो के साथ किया, कहकर देव ने आखिरी बार उसके मुंह पर एक डिटेल बनाए और दूर हो गया। दूर होकर उसने श्रीशा को देखा और जोर से हंसने लगा। एक पल के लिए श्रीशा हैरान रह गई। उसने कभी देव को हंसते हुए नहीं देखा था। श्रीशा ने अपने मन में सोचा, ये हंसते हुए कितना हैंडसम लगता है। एक पल के लिए वो उसकी हंसी में खो गई, फिर उससे याद आया वो उसके ऊपर ही हंस रहा था। श्रीशा ने जल्दी से खुद को आईने में देखा और हैरान होते हुए बोली, ये क्या हाल कर दिया मेरे सोने मुखड़े का। उसने गुस्से में आईने से देव को देखा जो अभी भी हंस रहा। वो पीछे मुड़ी और देव को एक जोरदार धक्का देते हुए बाथरूम में भाग गई। उसने धक्का देते ही देव बेड पर गिर गया और वापस हंसने लगा। उसने बैठते हुए कहा, पागल लड़की, ये हमेशा बच्ची ही रहेगी। बोल वो चादर तानकर सो गया। तभी श्रीशा अपना मुंह साफ कर रूम में आई। उसने देखा देव सो आराम से सो रहा है। वो भी गुस्से से पैर पटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। करीब रात के 2 बजे दोनों की नींद किसी के चिल्लाने से खुली। श्रीशा और देव अपने रूम में आराम से सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन दोनों उठकर बैठ गए। श्रीशा को डरे सहमे हुए देव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। शायद दोनों ये आवाज पहचानते थे। देव जल्दी अपने बेड से उठा और लगभग भागता हुआ रूम से बाहर निकल गया। श्रीशा भी उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों ने बाहर आकर देखा तो आहान, राहुल और वीरेंद्र जी सब परेशान से संजू के रूम के बाहर खड़े हैं। राहुल ने डोर नॉक करते हुए कहा, संजू डोर ओपन कर। संजू, उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। श्रीशा और देव दौड़कर सबके पास आए। अब भी संजू रूम में चिल्ला रहा था। श्रीशा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, संजू को क्या हुआ है, वो चिल्ला क्यों रहा है? आहान ने उसे देखते हुए कहा, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले संजू का डोर ओपन जरूरी है। बोल वो डोर खोलने की कोशिश करने लगा। शायद उसे फिर वही सपना आया है, इसलिए इतना पैनिक कर रहा है।
देव ने शांत लहजे में कहा। देव की बात सुन श्रीशा को कुछ समझ नहीं आया। वही सबके चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आहान ने कहा, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। थिंक हमें तोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुन देव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और राहुल श्रीशा वीरेंद्र जी को पीछे किया। दोनों डोर के सामने आए 123 का काउंट लेते हुए डोर को अपने कंधे से धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर ऐसे करने के बाद डोर खुल गया। डोर खुलने ही राहुल और श्रीशा दोनों भागते हुए उसके पास गए। उन्होंने देखा राहुल बेड पर लेटा चिल्ला रहा था। उसका पूरा मुंह पसीने से भीगा हुआ। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। राहुल उसके पास बैठ गया और उसका सर सहलाते हुए बोला, संजू रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आंखें खोल संजू, संजू। हालांकि कहने को तो राहुल संजू का दोस्त था, लेकिन दोनों में भाइयों जैसा प्यार था। इसलिए तो जब देव के मॉम डैड की डेथ हुई थी, तब से आहान और राहुल यही रह रहे थे। संजू ने राहुल को जाने नहीं दिया था। श्रीशा भी जल्दी उसकी दूसरी साइड बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रब करने लगी। उसने देव को आहान से कहा, इसे हुआ क्या है? आप लोग प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए ना। आहना ने उसकी बात जवाब देते हुए कहा, इसने कोई बुरा सपना देखा है और डॉक्टर को मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है। वो आते होंगे। वही देव खड़ा सब देख रहा था। वो जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन इसे भी संजू की बहुत फिक्र थी। वो एकटक श्रीशा को देख रहा था, जो संजू का हाथ पकड़े बैठी थी। वो देख सकता था श्रीशा संजू की कितनी परेशान है। तभी श्रीशा ने पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और संजू के मुंह पर झिड़कने लगी। संजू ने धीरे से अपनी आंख खोली तो उसके सामने श्रीशा का चेहरा आया। वो जल्दी उठा और श्रीशा को हक करके रोने लगा। मॉम डैडी गिर गए। वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी वजह से वो मर गए। संजू रोते हुए श्रीशा को हक करे हुए बोला रहा था। श्रीशा तो पहले थोड़ी हैरान रह गई, फिर थोड़ी सिचुएशन को समझते हुए उसने संजू के सर को सहलाते हुए कहा, शन, कुछ नहीं हुआ। देखो आहान भाई, दादू, राहुल, तुम्हारे देव भाई, सब यही तुम्हारे पास, शांत हो जाओ। बोल वो उसका सर सहलाने लगी। सब ये नज़ारा देखकर हैरान थे, क्योंकि जहां तक सबको मालूम था, संजू चिल्लाता पैनिक करता, लेकिन वो कभी ऐसे किसी पकड़कर सोया नहीं। वही सब ये नज़ारा देखकर खुश भी थे। देव भी उन्हें ही देख रहा था। वो समझ रहा था आज कितने दिनों बाद उसके भाई एक माँ जैसा आंचल मिला है। ऐसे उसका सर सहलाते हुए श्रीशा ने उसे सुला दिया। श्रीशा ने धीरे से उसे बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। देव ने आहान से कहा, डॉक्टर को कॉल करके मना कर दो, अब आने की जरूरत नहीं है, संजू ठीक है। देव की बात सुन आहान ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सब संजू के रूम से बाहर आ गए। वीरेंद्र जी ने श्रीशा को देखते हुए कहा, बेटा कल मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है, सुबह उठकर तुम सारी तैयारियां कर लेना, सर्वेंट्स तुम्हारी मदद कर देंगे। उनकी बात सुन श्रीशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी दादू। बोल वो देव के पीछे अपने रूम में चली गई। देव ने रूम में आकर ड्रॉर से सिगरेट निकाली और बालकनी में चला गया। तभी श्रीशा रूम में आई। उसने देव को बालकनी में जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे चली गई। उसने देखा देव आसमान की तरफ देखते हुए सिगरेट के काश भर रहा था। श्रीशा उसके पास गई और हिम्मत करते बोली, मैं कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? यही कि संजू को अभी क्या हुआ था? देव ने वैसे ही आसमान में देखते हुए कहा। श्रीशा, हाँ मतलब वो ऐसे क्यों बोल रहा था? मॉम डैड गिर गए, उसकी वजह से। देव, जब संजू 9 साल का था, तब मेरे मॉम डैड और वो किसी शादी में गए थे। आते वक्त गाड़ी खाई में गिर गई। किसी वजह से संजू तो बच गया, लेकिन मॉम डैड की डेथ हो गई। तभी से संजू को बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे यही लगता है मॉम डैड की डेथ उसकी वजह से हुई है। देव की बात सुन श्रीशा को बहुत बुरा लगा। उसके मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए उनका दर्द समझ सकती थी। उसने देव की कलाई पकड़ धीरे से अपनी तरफ किया और कान पकड़कर खड़ी हो गई। श्रीशा ने ऐसे देख देव की आंखें छोटी हो गई। वो उसे अजीब तरीके से देखने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? श्रीशा ने नजर उसे देखा और इधर उधर देखते हुए बोली, वो उस रात मैंने गुस्से में तुम्हें अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहा था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। सॉरी। देव को श्रीशा की हरकत बहुत क्यूट लगी। फिर भी उसने उसे परेशान करते हुए कहा, अच्छा, उसका क्या जो तुमने मेरे मुंह मार थप्पड़ मारा था? उसकी बात सुन श्रीशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, वो तुम डिजर्व करते थे क्योंकि तुमने मुझसे बदतमीजी की थी।
और वैसे भी उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर चुकी हो, अब तुम ही बताओ क्या 3 महीने बाद मेरा पत्ता कट नहीं कर दोगे तुम इस घर से? बोलो बोलो। श्रीशा ये सब अपने कमर पर हाथ रखकर बोल रही थी। वही के पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, वो एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, जब इस लड़की को पता है कल उसे इस घर से जाना है तो क्यों सबके इतना करीब जा रही है। देव ने उसकी आंखों में देख हुए कहा, जब तुम्हें मालूम है कल तुम्हें इस घर से जाना है तो क्यों सबसे अपना दिल लगा रही हो? इसमें तुम्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देव की बात सुन श्रीशा की आंखों में जो चमक थी वो गायब हो गई। उसने चांद को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सही बोल रहे हो तुम, मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। पल्लवी के बाद सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन मुझे इस घर में मिला है। तुमसे चाहे रिश्ता किस भी परिस्थिति में जुड़ा हो, लेकिन यहाँ सबसे दिल से जुड़ा है। अब कल क्या होगा ये सोच के मैं अपना आज तो खराब नहीं कर सकती ना। देखो हम कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी में कुछ न कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए जहाँ है वही का मजा लेते हैं। बोल को देव की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। देव एकटक उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कभी तो श्रीशा बिल्कुल बच्ची बन जाती है और कभी इतनी समझदारी की बातें करती है। देव उसे काफी इम्प्रेस भी हो गया था। उसने श्रीशा को देखते हुए कहा, अंदर चलते हैं, काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना पूजा की तैयारी करने। देव की बात सुन श्रीशा ने अपने सर पर हाथ रख लिया और फिर गुस्सा करते हुए देव के कंधे पर मारते हुए बोली, तुमने मुझे बातों में लगा लिया। मुझे सुबह जल्दी उठना है और तुम हो कि मुझसे गप्पे लड़ा रहे हो। मैं सब जानती हूँ, ये तुम्हारी चाल है ताकि मुझे सुबह दादू डांट पड़े है ना। देव उसे हैरान होकर उसे देख रहा था। उसने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह। वो और कुछ बोलता उससे पहले श्रीशा उसे गुस्से से घूरती हुई रूम में आकर सो गई। देव ने भी उसे देख अपना सरना में हिलाया, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। बोल वो भी अपने रूम में आकर सो गया। सुबह का वक्त हमेशा की तरह 5 बजे उठकर उसने श्रीशा को नींद से उठाया और फ्रेश होकर अपने जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो अपने रूम में वापस आया, लेकिन अंदर का नजारा देख उसके पैर अपनी जगह पर जम गए। सुबह का वक्त देव की नींद हमेशा की तरह सुबह 5 बजे खुली। वो बेड पर बैठकर स्ट्रेचिंग करने लगा, तभी उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी जो आराम से सोफे पर सो रही थी। उसने उसे देख कहा, कल तो बड़ी बड़ी हाँक रही थी, जल्दी उठना है, पूजा की तैयारी करनी है, लेकिन अब देखो कैसा गधे घोड़े बेचकर सो रही है। वो बेड से उठा और चलकर श्रीशा के पास गया। उसने श्रीशा के मुंह से ब्लैंकेट हटाया और उसे उठाते हुए बोला, ही वेक अप, उठो। बोल उसे हिलाने डुलने लगा। सुबह का वक्त देव की नींद हमेशा की तरह सुबह 5 बजे खुली। वो बेड पर बैठकर स्ट्रेचिंग करने लगा, तभी उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी जो आराम से सोफे पर सो रही थी। उसने उसे देख कहा, कल तो बड़ी बड़ी हाँक रही थी, जल्दी उठना है, पूजा की तैयारी करनी है, लेकिन अब देखो कैसा गधे घोड़े बेचकर सो रही है। वो बेड से उठा और चलकर श्रीशा के पास गया। उसने श्रीशा के मुंह से ब्लैंकेट हटाया और उसे उठाते हुए बोला, ही वेक अप, उठो। बोल उसे हिलाने डुलने लगा। उसके ऐसा करने से श्रीशा नींद में कसमसाने लगी। उसने वापस अपने मुंह पर ब्लैंकेट लेके डालते हुए कहा, क्या मसला है तुम्हें मुझसे, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। श्रीशा की बात सुन देव को गुस्सा आया। उसने उस झुकते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, घर में पूजा है आज और सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। तो वो और कुछ बोलता उससे पहले श्रीशा फटाक से उठ गई। उसके ऐसे उठने से देव जो उसके ऊपर झुका हुआ था उसकी नाक श्रीशा के सर से टकरा गई और दोनों एक साथ चिल्लाए, आह, तुम देख नहीं सकती। देव अपनी नाक सहला रहा था और श्रीशा अपना सर। देव ने उसे देखते हुए कहा, तुम एक नंबर की पागल लड़की हो, नाक तोड़ दी मेरी। श्रीशा भी जल्दी सोफे से उठी और रूम से बाहर जाते हुए बोली, और तुम एक नंबर के पागल आदमी। बोल वो रूम से भाग गई। देव खड़ा गुस्से से बंद दरवाजे को घूर रहा था। वो भी बाथरूम में चला गया। श्रीशा सीधे नीचे आई। उसने सोचा पहले वो सारी तैयारियां करेगी और बाद में जाकर पूजा के लिए खुद रेडी होगी। उसने जाकर सर्वेंट से बात की और उनके साथ में सारा काम देखने लगी। देव अपने रूम से फ्रेश होकर जिम में चला गया। उसने देखा आहान वहां पुशअप्स कर रहा है। वो जाकर उसके साथ पुशअप्स करने लगा। थोड़ी देर बाद वो जिम करके अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन रूम के अंदर का नजारा देख उसके पैर उसी जगह पर जम गए। अंदर श्रीशा शीशे के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी।
श्रीशा ने अपनी नजरें आईने से हटा देव को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर की जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। उसके ऐसे करने से देव अपने होश में आया। देव अपने होश में आया, जल्दी से रूम में आ गया। उसकी ऐसे हरकत देख श्रीशा ने अपना मुंह बनाया, वापस अपने खुद को रेडी करने लगी। देव बेड के पास गया और अपना फोन उठाकर उसे चलाने लगा। फोन तो सिर्फ बहाना था, वो तो वहां खड़ा होकर अपनी चोर नजरों से श्रीशा को निहार रहा था। उसकी नजर श्रीशा की गोरी और पतली कमर पर टिकी थी, जिसे देख उसका गला सूख रहा था। मुझे मालूम है मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे घूरना बंद करो, श्रीशा ने अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए कहा। श्री की आवाज सुन देव अपने होश में आया और उसे देखते हुए हल्के गुस्से में बोला, एक्सक्यूज मी, तुमसे ये किसने कह दिया मैं तुम्हें घूर रहा हूँ? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो तुमसे कई ज्यादा सुंदर है। देव की बात श्रीशा ने उसे मिरर से देखते हुए कहा, अगर इतनी ही सुंदर 1,11,111 है तो उसे जाकर ताड़ो ना, मुझे क्यों नजर लगा रहे हो? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम खूबसूरत हो, बंदरिया लगती हो पूरी की पूरी हो, देव उसे चिढ़ाते हुए कहा। देव की बात सुन श्रीशा को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलती उससे पहले रूम का डोर ओपन हुआ और राहुल रूम में झांकते हुए बोला, श्री, दादाजी तुम्हें नीचे। उसकी बात उसके मुंह में रह गई। वो एकटक श्रीशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते लगा। उसने हैरानी अपना मुंह खोलते हुए कहा, वाओ श्री, यू लुकिंग सुपर गॉर्जियस, टुडे आई हैव क्रश ऑन यू। राहुल की बात सुन देव को बहुत गुस्सा आया। उसकी पकड़ उसके फोन पर कस गई। वही श्रीशा ने देव की तरफ ऐसे देखा जैसा उसने देव को उसकी बात जवाब दे दिया हो। फिर उसने राहुल तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू राहुल, तुम भी आज धोती कुर्ते में सुपर डुपर हैंडसम लग रहे हो। पूजा होने के कारण आज सब ट्रेडिशनल पहनने वाले थे, इसलिए राहुल ने धोती कुर्ता पहना था, जिसमें मैं सच में काफी हैंडसम लग रहा था। श्रीशा की बात सुन राहुल ने खुश होते हुए देव से पूछा, सीरियसली भाई मैं हैंडसम लग रहा हूँ आज? देव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो श्रीशा ने राहुल से वापस कहा, छोड़ो ना इन्हें, मैं बोल रही हूँ ना, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो और आज ही नहीं हमेशा लगते हो। श्रीशा की बात सुन राहुल तो फूला ही नहीं समाया। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, थैंक यू माय ब्यूटीफुल लेडी, मे आई। श्रीशा ने उसके हाथ में हाथ डाला और बोली, शो। फिर दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देव की तरफ मुड़े तो देव ने उन्हें देख अपना मुंह बना लिया और एक अजीब लुक उन्हें देकर बाथरूम में चला गया। देव का ऐसा रिएक्शन देख दोनों ने एक साथ गाना गाया, हमसे जलने वाले जल जल के काले हो गए, और हंसते हुए रूम से बाहर चले गए। श्रीशा ने चलते हुए पूछा, अच्छा संजू कहाँ है? उसकी तबीयत कैसी है अब? राहुल, हाँ पहले से ठीक है, वो अपने रूम में सो रहा है। श्रीशा, तो चलो उठाते हैं उसको। राहुल, लेकिन तुम उससे कल के बारे कुछ बात मत करना और ना ही कुछ पूछना, क्योंकि सुबह उठते ही वो सब भूल जाता है। राहुल की बात सुन श्रीशा ने अपन सर हाँ में हिलाया और संजू के रूम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा संजू आराम से सो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंख मारी और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूमकर गाना गाने लगे। जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई, सुबह सवेरे सोए क्यों? मुर्गा बोले कुकटुकू कुकटुकू। उन दोनों की आवाज सुन संजू की नींद टूट गई। वो उठकर बेड पर बैठ गया और उन दोनों नमूनों को देखने लगा। उसने अपनी अलसाए आवाज में कहा, क्यों तुम दोनों मेरी नींद के पीछे पड़े हो? सोने दो मुझे, और श्री डार्लिंग तुम भी इसके साथ मिल गई। बोल वो वापस सोने ही वाला था तभी उसकी नजर दोनों के कपड़ों पर पड़ी। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? और इसने धोती क्यों पहनी है, बिल्कुल जोकर लग रहा है, कहकर वो राहुल को देख के हंसने लगा। राहुल ने उसके मुंह पर तकिया मारते हुए कहा, तुझे भी यही जोकरों वाली धोती पहननी है, अब उठ चल जल्दी। संजू, ये धोती वाला क्या सीन है, क्यों पहननी है? श्रीशा, क्योंकि आज घर में पूजा है, इसलिए सबको ट्रेडिशनल ही पहनना है, समझे? संजू, पूजा? लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं पूजा बारे में। श्रीशा, अब पता चल गया ना, उठो जल्दी और जाकर फ्रेश हो जाओ जब तक मैं तुम्हारे कपड़े भिजवाती हूँ। इतना बोल वो रूम से बाहर गई, तभी उसकी नजर अपने रूम पड़ी जो थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। श्रीशा नीचे जा रही थी, तभी उसने देखा उसके रूम का डोर खुला है। उसने डोर बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर रूम पड़ी, जिसे देख उसकी हंसी छूट गई। अंदर देव धोती बांधने की कोशिश कर रहा था। उसने धोती बहुत बेढंगे तरीके से लिपट रखी थी, वो बहुत फनी लग रहा था। ये नजरा देख श्रीशा दरवाजे पर खड़ी जोर जोर हंसने लगी।
उसकी हंसी सुन देव ने डोर की तरफ श्रीशा को हुए देखा, जिसे वो झेप गया। श्रीशा हंसते हुए अंदर आए और अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम्हें धोती पहननी नहीं आती? देव ने अपनी धोती संभालते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। बोल वो उसे बांधने की कोशिश करने लगा। श्रीशा ने देव को देखते हुए कहा, मुझे आता है धोती बांधना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, समझी? बोल वो वापस कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे हो ही नहीं रहा था। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोल वो जाने के लिए पीछे मुड़ी तो पीछे से देव की आवाज आए, रुको। देव की आवाज सुन श्रीशा के होंठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर वो नॉर्मल होकर पीछे मुड़ी और देव को देखने लगी। देव ने सपाट लहजे में कहा, मदद करो मेरी, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। अब आओ भी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह का देख रही हो? श्रीशा चलकर आए और देव से धोती छीन ली। देव थोड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहनी थी। वही श्रीशा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे धोती पहनाने लगी तो देव ने एरोगेंट से कहा, ये मत समझना तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। तुम्हें याद तो होगा एक दिन मैंने तुम्हें साड़ी पहनाई थी, तो हिसाब बराबर। श्रीशा ने धोती सही करते हुए कहा, तो मैंने कब कहा मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ? फिर उसने ने थोड़ा गुस्सा से कहा, और तुम सही से खड़े रहो, इतना हिल क्यों रहे हो? श्रीशा की बात सुन देव ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि श्रीशा के बार बार उसकी कमर टच होने की वजह से उसकी सांसें बढ़ रही थी, और वो थोड़ी झुकी हुई भी, जिससे देव को उसका परफेक्ट फिगर नजर आ रहा था। देव ने खुद को कंट्रोल किया और सही खड़ा हो गया। फिर देव ने गौर किया, लड़कियां जब उसे देखती है तभी पागल हो जाती है, और मैं इसके सामने शर्टलेस खड़ा हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। उसने श्रीशा को देखते हुए कहा, तुम लड़की ही हो ना? क्यों नीली साड़ी में तुम्हें जादू नजर आ रही हूँ? श्रीशा ने सीधे खड़े होते हुए कहा। फिर उसने सामने मिरर देखा और कहा, लो हो गया। देव ने खुद को मिरर में देखा, वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन श्रीशा उसे इग्नोर करके अपने बाल ठीक कर रही थी। देव ने अपना कुर्ता पहनते हुए कहा, तुम्हें राहुल हैंडसम लगता है, और मैं नहीं, क्या तुम्हारा टेस्ट इतना खराब है? श्रीशा ने मिरर से उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? श्रीशा की बात सुन देव की आंखें छोटी हो गईं। उसने श्रीशा की कमर पकड़ पानी तरफ घुमाया। श्रीशा के हाथ देव की चेस्ट पर थे, और देव के हाथ उसकी कमर पर। देव ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, जलन, वो भी मुझे? तुम जैसी हजारों लड़कियां रोज मेरे आगे पीछे घूमती है, मरती मुझे एक नजर देखने को। देव की बात सुन श्रीशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आयुषो, मेरे जैसी हजारों लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हें देखने के लिए मरती है, तो मेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। श्रीशा की बात सुन देव की बोलती बंद हो गई, और उसकी पकड़ भी श्रीशा पर ढीली हो गई। श्रीशा धीरे से उसकी बाहों से आजाद हुई और देव को बिना देखे रूम से बाहर निकल गई। देव उसको जाते हुए देख रहा था। जाने अनजाने में उसने श्रीशा को हट कर दिया था। श्रीशा भी रूम से बाहर आकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे देव की बात बुरी तो लगी थी। थोड़ी देर में नॉर्मल होकर वो नीचे चली गई। उसने देखा नीचे हॉल में आहान, संजू, राहुल और वीरेंद्र जी चारों नीचे सोफे पर बैठे थे। श्रीशा ने उनके पास जाकर कहा, वाओ दादाजी, आहान भाई, आप दोनों इस लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसकी बात सुन आहान को वीरेंद्र जी मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से संजू मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार श्री डार्लिंग, में तुम्हें नहीं दिखाई दिया क्या? मैंने भी सबकी तरह ट्रेडिशनल पहना है। संजू की बात सुन श्रीशा उसके गले में हाथ डाल बैठ गई, और उसे बोली, तुम बिल्कुल उस जैसे लग रहे हो। संजू ने जल्दी से कहा, शाहरुख खान जैसा है ना? मैंने तो पहले ही तुम्हारा भाई किसी हीरो से कम नहीं है। बोल खुद इतराने लगा। नहीं, बंदर जैसे। बोल श्रीशा ने राहुल से ताली और दोनों हंसने लगे। वही संजू मुंह बनाकर बैठ गया। वीरेंद्र जी को आहान बैठे उन तीनों को हंसी मजाक करते हुए देख रहे थे। तभी पंडित जी आए, उन्होंने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्रीशा ने जाकर उनके पैर छुए और पूजा की सामग्री तैयार करने में उनकी मदद करने लगी। थोड़ी देर में देव नीचे आया और जाकर आहान के पास खड़ा हो गया। आहना ने उसे देखते हुए कहा, बड़ा जच रहा है आज धोती कुर्ते में, सूट बूट को छोड़कर कभी ये भी ट्राई किया कर। देव ने आहान बात सुन उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। तभी पंडित जी ने वीरेंद्र जी को देखते हुए कहा, पूजा में शादीशुदा जोड़ा बैठता है, आप उन्हें बुला दीजिए, पूजा मुहूर्त निकला जा रहा है। वीरेंद्र जी ने कहा, पंडित जी ये रहे दोनों, आप पूजा शुरू कीजिए।
पंडित जी ने श्रीशा और देव को देखा और बैठने का इशारा किया। दोनों जाकर उनके सामने बैठ गए। पंडित ने श्रीशा को देखते हुए कहा, बेटा अपना मंगलसूत्र उतारकर यहाँ रखो। पंडित जी की बात सुन श्रीशा ने उनको एक नजर देखा और अपना मंगलसूत्र उतारकर वहीं रख दिया। पंडित जी ने पूजा करना शुरू किया। तभी राहुल और संजू रूम से जाकर एक कैमरा लेकर आए। राहुल उन दोनों की पूजा करने हुए वीडियो बनाने लगा और संजू फोटो लेने लगा। आहा ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? राहुल ने वीडियो बनाते हुए कहा, देख नहीं रहे क्या भाई, वीडियो बना रहा हूँ। शादी में तो हमें बुलाया नहीं तो सोचा यहाँ की ही वीडियो बना लूं। और वैसे इन दोनों एक साथ कोई पिक्चर नहीं है, तो अभी हम एक प्यारी सी मेमोरी बना रहे हैं। संजू ने फोटो लेते हुए कह। उन दोनों की बात सुन आहान ने अपना सरना में हिला दिया और वीरेंद्र जी मुस्कुराने लगे। वही देव को श्रीशा एक दूसरे को बिना देखे सिर्फ पूजा में ध्यान से रहे थे। तभी उनके कानों पंडित जी आवाज पड़ी जो देव से कह रहे थे, बेटा अब तुम अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाओ और उसकी मांग में सिंदूर भरो। पंडित जी की बात सुन देव और श्रीशा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी देव ने मंगलसूत्र उठाया और श्रीशा को पहना दिया। श्रीशा की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी। देव ने जल्दी से सिंदूर की डब्बी उठाई और उसकी मांग में भर दी और थोड़ा सा सिंदूर श्रीशा की नाक पर गिर गया, जिसे देख पंडित जी और वीरेंद्र जी मुस्कुरा दिए। श्रीशा अपनी नाक से सिंदूर साफ करने लगी तो पंडित जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा इसे पोंछो मत, नाक पर सिंदूर गिरना अच्छा शगुन होता है। उनकी बिक सुन श्रीशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। शादी के बाद पहली बार देव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, जिस वजह से आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यही हाल देव का भी था, वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जल्दी पूजा खत्म हुई और देव उठकर अपने रूम में चला गया।